गुड आफ्टरनून बच्चों। जैसा कि हमने पिछले वाले वीडियो में आपको पठन के बारे में बताए थे, तो पठन शिक्षण की प्रमुख विधियां, हमने कुछ विधियों को बारे में आपको बताए थे। तो कुछ विधियां बाकी रह गई थी, उसी विधियों के बारे में हम बात करेंगे कि पठन करते समय या पठन शिक्षण करते समय किन किन विधियों का हमें उपयोग करना चाहिए, किन विधियों को ध्यानपूर्वक से हमें जो है सावधानीपूर्वक उस विधि का पठन करते समय प्रयोग करना चाहिए। तो अब हम देखेंगे संगत विधि। संगत विधि का मतलब होता है साथ में रहना। संगत विधि का मतलब क्या होता है? ये एक साथ रहना। और इस संगत विधि का प्रयोग सबसे पहले मारिया मॉन्टेसरी ने किया था। मारिया मॉन्टेसरी ने ही संगत विधि का नाम दिया था। और संगत विधि में क्या है कि इसमें बच्चों के समूह को जो है एक साथ रखकर कक्षा कक्ष में जो है पठन किया जाता है। जैसे समूह में रहकर एक छात्र होते हैं, उनके साथ जो है कई छात्र होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि एक साथ पठन प्रक्रिया को कराते हैं। तो इस प्रकार से जो है संगत विधि का प्रयोग किया जाता है। इसमें यह एक पाश्चात्य प्रणाली विधि मानी जाती है। यह एक पाश्चात्य प्रणाली विधि मानी जाती है। उससे पहले क्या करते हैं कि इस प्रणाली में छात्रों को कुछ वस्तुओं के संपर्क में लाया जाता है। वस्तुओं के सामने रखकर उनके नाम कार्ड रख दिए जाते हैं। कार्डों को मिलाकर छात्रों में वितरित कर दिया जाता है। छात्र संगत के अनुसार अपनी प्रज्ञा का उपयोग कर कार्डों को यथा स्थान कर दिया जाता है। छात्र संगत के अनुसार अपनी इस यंत्र प्रणाली भाग्य भी सरलता से अपना लिया जाता है। और इसमें जो है पूर्ण रूप से संगत विधि के माध्यम से वो जो है पठन शिक्षण की प्रक्रिया को अपनाते हैं। दूसरा ये तो पहला था। दूसरा हमारा है वाक्य शिक्षण विधि। वाक्य शिक्षण विधि मतलब ये भी पठन शिक्षण विधि के एक विधियां रखी गई हैं। इस विधि में क्या होता है कि इस विधि यह एक मनोवैज्ञानिक प्रणाली है। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि छात्र अपने मनोभावों को अक्षरों से प्रकट करते हैं। इसमें जैसे छात्र पठन कर रहे होते हैं, तो वाक्य शिक्षण विधि में क्या होता है कि छात्र स्वयं अपने वाक्यों को शिक्षक के समक्ष जो है इसको प्रकट करता है। इसमें जो है छात्र अब पूर्ण रूप से मनोभावों को और भली भांति जो है एक एक वाक्य को जोड़कर जो है शिक्षण मतलब वाक्य शिक्षण विधि को पढ़ते या पठन शिक्षण करते समय इसका प्रयोग करते हैं। समावेश पाठ विधि। समावेश में क्या है? समावेश में दिया गया है, समावेश नहीं है, समावेश है। समावेश पाठ विधि में क्या है? समावेश पाठ में इस विधि का प्रयोग छात्रों को छोटे छोटे गीत या पद्य लिखकर दिए जाते हैं। पहले अध्यापक सस्वर पाठ करता है और बाद में छात्र जो है उसका अनुकरण करता है। इसमें समावेश में एक साथ रहकर शिक्षक जो है कक्षा कक्ष में किसी पद्य को सस्वर वाचन के साथ उसे प्रयोग करता है। उसके बाद जो है वह छात्र उसका अनुकरण करता है। उसके बाद छात्र एक साथ जो है अपने सस्वर वाचन में इसका जो है समावेश पाठ का विधि का प्रयोग करते हैं। अब आता है कहानी का विधि। कहानी विधि है जैसे गद्यांश और पद्यांश के माध्यम से जो है शिक्षक कक्षा कक्ष में कोई कहानी होता है, नाटक होता है, उसको बताता है और छात्र क्या करते हैं उसका जो है अनुकरण करते हैं। और कहानी के माध्यम से ये पठन शिक्षण किया जाता है कक्षा कक्ष में। जैसे छात्र उसका अनुकरण करके कहानियों के माध्यम से अपने पाठ्य वस्तु को पूरा करते हैं। अब आता है शब्द शिक्षण
विधि। शब्द शिक्षण विधि का मतलब ये है कि इस प्रणाली में छात्रों को सार्थक एवं सरल शब्दों को जोड़कर शिक्षा दी जाती है। यह मनोवैज्ञानिक विधि है, इसलिए छात्र इसमें रुचि लेते हैं। इस प्रकार से जो भी समस्या इसमें आती है, जैसे हिंदी के अध्यापक होते हैं, हिंदी की विधि के माध्यम से जैसे गद्यांश पद्यांश जो भी वो पढ़ा रहे होते हैं, उन्हें किसी शब्द का समस्या उत्पन्न होता है तो शिक्षक क्या करते हैं कि उस शब्द को सरल वाक्य में उसको प्रयोग करके छात्रों के समक्ष उसको प्रकट करते हैं, जिससे कि छात्र उसको सरल वाक्य में समझ सके। बहुत सारे विषय में ऐसे कठिन वाक्य होता है जिसका अर्थ छात्रों को नहीं पता होता है, तो वो क्या करते हैं, शिक्षक उसको जो है सरल वाक्यों में प्रयोग करके छात्रों के समक्ष उसे जो है प्रस्तुत करते हैं। इसके कई मतलब जैसे भेद हैं, मान लेते हैं कि शिक्षक को समय, सुविधा, परिस्थिति एवं छात्रों की रुचि के अनुसार जो भी विधि उपयुक्त मालूम पड़े उसी को अपनाना चाहिए। प्रत्येक परिस्थिति में एक ही प्रणाली सफल जो है नहीं हो सकती। शिक्षा देने से पूर्व छात्रों को मौखिक अभिव्यक्ति का यथेष्ट अभ्यास कराना चाहिए। मौखिक अभिव्यक्ति से छात्रों में जो है शब्द शिक्षण विधि के माध्यम से उनके अंदर की जितनी भी अशुद्धियाँ होती हैं या त्रुटियाँ करते हैं, वो चीज़ें सामने प्रकट होता है और शिक्षक उस पर कमेंट न करके बल्कि उसे सरल वाक्य में और जो है समझाने का प्रयास करता है। तो इस प्रकार से हमारा जो है पठन शिक्षण की प्रमुख विधियां हैं। तो संगत विधि है, वाक्य शिक्षण विधि है, समावेद पाठ विधि है, कहानी विधि है और शब्द शिक्षण विधि है। अब हम आपको जो है पढ़ने या पठन करने की प्रक्रिया को बताएंगे। पढ़ने कैसे पढ़ा जाता है या पठन करने की क्या प्रक्रिया होती है। पढ़ने या पठन करने की प्रक्रिया तो इस प्रकार पढ़ने या पठन की प्रक्रिया का जो माध्यम है, उस माध्यम में जैसे पठन की प्रक्रिया से आशय उन गतिविधियों से होता है, गतिविधियों से है जिनके माध्यम से छात्र पठन संबंधी क्रिया को पूर्ण करता है और पठन संबंधी सोपानों का क्रमबद्ध एवं आवश्यक क्रम को आवश्यक रूप से अनुकरण करने के पठन को जो है उचित रूप में उसे प्रयुक्त करता है। इस प्रकार से इसलिए पठन की प्रक्रिया को संपन्न से पूर्ण पठन के सोपानों का ज्ञान छात्र एवं शिक्षक दोनों को अनिवार्य होना चाहिए। जब भी पढ़ने या पठन की प्रक्रिया हम शुरू करते हैं तो इसमें जो है छात्र और शिक्षक को यह प्रक्रिया पढ़ने या पठन करने की प्रक्रिया को जरूर उन्हें आवश्यक रूप से जानना चाहिए कि किस क्रम में जो है यह पढ़ने की प्रक्रिया को जो है हमें बच्चों को सिखाना चाहिए। पहले शिक्षक को आना चाहिए, उसके बाद जो है छात्र को आएगा। जब हम कोई प्रक्रिया जानेंगे ही नहीं तो उस प्रक्रिया के बारे में कैसे बताएंगे। तो एक एक स्टेप बाय स्टेप जब हम जो है पठन की प्रक्रिया को बताएंगे तभी छात्र जो है किसी भी वाक्य को सरल रूप से जो है अपने जीवन में उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से कहा गया कि जो पठन संबंधी सोपान होते हैं उनकी जानकारी शिक्षक और छात्र दोनों को अनिवार्य है कि पूर्ण रूप से इनको आना चाहिए कि जो सोपान बनाया गया है उन सोपानों का प्रयोग जो है पढ़ते समय जरूर से जरूर करना चाहिए छात्रों को और शिक्षकों को। तो इस प्रकार से हम देखेंगे पठन की प्रक्रिया के प्रमुख सोपान निम्नलिखित हैं। सबसे पहला सोपान क्या है? सबसे पहले सोपान की बात हम करेंगे। सबसे पहला सोपान हमारा है प्रत्याभिज्ञान अगर हम इसका संधि विच्छेद करें तो प्रतिधन अभिज्ञान
प्रत्ययाभिज्ञान तो ये पहला सोपान हमारा पहला सोपान है प्रत्ययाभिज्ञान, मस्तिष्क द्वारा सूचना ग्रहण करना। इसका अर्थ क्या होता है? मस्तिष्क द्वारा सूचना ग्रहण करना, ग्रहण करना ये पहला जो है सोपान है। तो पहले सोपान में हम देखेंगे कि क्या क्या जो है पढ़ने की प्रक्रिया को समझाते हैं। तो इसमें क्या है कि मुद्रित प्रतीकों की पहचान या प्रत्ययाभिज्ञान पठन का प्रथम सोपान है। इसमें वर्णमाला ध्वनियों की प्रतीक होती है। वर्णमाला के माध्यम से जो है उसकी पहचान किया जाता है। जैसे कोई अक्षर लिखा होता है तो हम उसे बोलते हैं, आवाज़ निकलती है मुंह से, ध्वनि, तो उसकी पहचान करते हैं। जैसे हम क बोलेंगे तो क की ध्वनि मुंह से जो है आवाज़ आ रही है तो वो क हो गया। ये उसकी पहचान करना चाहिए। जैसे दो बातों का ज्ञान आवश्यक है। प्रथम यह वह है कि छात्र की प्रतीकों को पहचानने की क्रिया सही होनी चाहिए। जो छात्र पढ़ रहा है अक्षरों की जो वाक्यों को पहचानने की या बातों को ध्यान में रखकर उसको जो है पहचान करना चाहिए कि जो ध्वनि बाहर निकल रही है वह सही है या नहीं सही है। दूसरी चीज़ इस व्यवस्था पर वह बातचीत ध्यान रखने की है कि छात्र के साथ शीघ्रता न की जाए और उसे अपनी प्रज्ञा के आधार पर धीरे धीरे वर्डों की पहचान करनी चाहिए। जैसे छात्र हो गए तो कुछ लोग होते हैं बच्चा नहीं समझ पा रहा है, नहीं बोल पा रहा है तो उसे तुरंत बताने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन नहीं, उसको उस अक्षर को बार बार देखना चाहिए। वह स्वयं उस अक्षर को देखकर पहचान कर वह शीघ्रता नहीं करनी चाहिए। वो अपने आप उस चीज़ को जब अपने मस्तिष्क में ग्रहण कर लेगा तो उसकी पहचान करके वह स्वयं उसको जो है बोलेगा। इसमें शीघ्रता नहीं किया जाना चाहिए। शीघ्रता होने से क्या होती है कि वह मस्तिष्क में दोबारा नहीं ग्रहण कर सकता है या उसका आत्मसात नहीं कर सकता है। तो इसलिए जो है पढ़ने या पढ़ने की प्रक्रिया में ये चीज़ें विशेष रूप से ध्यान देने की बात है। धीरे धीरे वर्डों की पहचान कर देनी चाहिए। जब धीरे धीरे वर्डों की पहचान छात्र स्वयं करने लगेगा, छोटे बच्चे होते हैं प्राथमिक स्तर पर, उन प्राथमिक स्तर पर क्या होता है कि बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है, जो है अक्षर के साथ साथ उसके पिक्चर भी बने होते हैं जिससे कि वह देखकर उसको पहचान कर उसका जो है ध्वनि निकाल सके या वर्डों को पहचान कर उसे बोल सके। ये सारी चीज़ें मस्तिष्क में ग्रहण कर सके। इस चीज़ के लिए जो है शीघ्रता नहीं करके बल्कि बच्चे पर डिपेंड कर देना चाहिए, निर्भर कर देना चाहिए। बच्चा उसे स्वयं पहचान कर बोलेगा। दूसरी चीज़ इसके अंतर्गत पाठक जो है गद्यांश या पद्यांश में प्रयुक्त शब्दों को सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द, पर्यायवाची शब्द होता है। और गद्यांश में प्रयुक्त होने वाले जो सार्थक शब्द होते हैं उनमें समानार्थी शब्द भी होते हैं। तो कई जैसे ये सारे शब्द जो हैं उनका अर्थ निकालने में, जैसे उच्च माध्यमिक स्तर पर बच्चे होते हैं तो वो पर्यायवाची का अर्थ समझते हैं कि इसका क्या होगा, समानार्थी का मतलब जानते हैं, और सार्थक शब्द कौन सा है और निरर्थक शब्द कौन सा है, तो इसकी पहचान वो कर लेते हैं। तो इस चीज़ का अर्थ निकालने में उन्हें परेशानी नहीं होती है अगर वह पहले से वर्डों को या अक्षरों को सही ढंग से पढ़ते हैं या उसके बारे में सूचना अच्छे से ग्रहण कर लेते हैं तो उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती है। ये पहला सोपान था हमारा। दूसरा सोपान हमारा जो है अर्थ ग्रहण करना, अर्थ विधि। हमारा दूसरा सोपान है अर्थ ग्रहण करना।
या अर्थ विधि ये दूसरा सोपान है। इसके माध्यम से जो है आप पढ़ने की क्षमता आने के बाद अर्थ ग्रहण पठन का द्वितीय सोपान है। पढ़ने के साथ साथ जैसे पढ़ते समय छात्र क्या करता है, उसका अर्थ भी ग्रहण करना चाहिए। छात्र अगर कोई कहानी या नाटक पढ़ रहा होता है तो पढ़कर उसे ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। छात्र शिक्षक को भी उसके बारे में बताना चाहिए कि इस कहानी का अर्थ क्या है, या इसका अर्थ किसी भी वाक्य या किसी भी अक्षर का मतलब क्या है, और जो हम जो है पढ़ रहे हैं उस चीज़ को उसका जो है अर्थ निकल कर क्या आ रहा है, उस चीज़ का ग्रहण करना और उस विधि को अपनाना ही हमारा दूसरा सोपान कहा जाता है। इसमें जो है पढ़ने की क्षमता आने के बाद अर्थ ग्रहण पठन का द्वितीय सोपान है। पढ़ने के साथ छात्र को वर्ण की ध्वनियों की पहचान नितांत आवश्यक है, अन्यथा उच्च कक्षाओं में पहुंचने पर भी छात्र प्रायः ध्वनि की या ध्वनि दोष के कारण त्रुटि करते रहते हैं। इसका कारण यह है कि वे अशुद्ध पढ़ते हैं और अशुद्ध पढ़ने के कारण ही अशुद्ध लिखते हैं। अतः पढ़ने का अभ्यास होने के बाद ध्वनियों की पहचान और ध्वनि सौम्य के आधार पर वर्ण की पहचान आवश्यक है। पढ़ना तभी सार्थक माना जाता है जब छात्र पढ़ने के द्वारा प्राप्त ज्ञान को भविष्य में प्रयुक्त कर सके, उसका स्पष्टीकरण करने की उसमें सामर्थ्य हो और अवसर आने पर वह स्वयं इसका मूल्यांकन भी कर सके। अर्थ ग्रहण या अर्थ निर्माण का संबंध अवबोध से होता है। इसमें छात्र पाठ्यवस्तु के भाव एवं प्रसंग के अनुसार अर्थ को आत्मसात करने का प्रयास करते हैं। इस सोपान के अंतर्गत छात्र पठन संबंधी निम्नलिखित क्रियाएं जो है करता है। तो निम्नलिखित क्रियाओं के बारे में हम बताने जा रहे हैं। हमने बता दिया ना कि जो भी चीज़ें पढ़ते हैं वो अपने जीवन में उसका आत्मसात करना, आत्मसात करके तभी वो अपने जीवन में अगर प्रयोग करें तभी वह सफल हो पाता। अगर जीवन में सफल नहीं, उसका प्रयोग अपने जीवन में नहीं करते हैं तो पढ़ने का या अर्थ ग्रहण करने का कोई मतलब नहीं रह गया। इसीलिए अर्थ ग्रहण करें तो वह जीवन में इसका प्रयोग जरूर करें। हम निम्नलिखित विशेषताओं के बारे में इसके बात करेंगे। पहली विशेषता हमारी है, इस सोपान के अंतर्गत छात्रों द्वारा भाव के अनुसार पठन की क्रिया संपन्न की जाती है। छात्र भाव ग्रहण करते हुए पठन संबंधी क्रियाओं को पूर्ण करते हैं। इसी सोपान में छात्रों द्वारा पाठ्य वस्तुओं में समाहित संयुक्त वाक्य एवं संयुक्त शब्दों का अर्थ समझते हुए पठन कार्य किया जाता है। इसमें उन्हें संश्लेषण एवं विश्लेषण पद्धति का सहारा लेना पड़ता है। संश्लेषण एवं विश्लेषण के माध्यम से छात्र पाठ्यवस्तु के अस्थायी भाव तक पहुंच जाते हैं। सोपान में रुचि पठन की प्रक्रिया विकसित होती है, क्योंकि पठन करते समय यह प्रतीत हो जाता है कि छात्र पाठ्यवस्तु का पठन मात्र औपचारिकता के लिए कर रहे हैं या रुचिपूर्ण ढंग से छात्रों की पठन की रुचि से विकसित होती है। तो इस प्रकार से कहा जा रहा है कि जो चीज़ें अगर पढ़ाया जाए या कहानी नाटक जो भी बताया जाए छात्रों को, उसमें उनकी रुचि होना बहुत ज़रूरी है। अगर रुचि नहीं है तो वह अर्थभाव ग्रहण नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज़ कि छात्र जो अर्थभाव ग्रहण कर रहा है उससे उसकी जो है मस्तिष्क का भी विकास होता है। तो इस तरह से जो है अर्थ ग्रहण करना ये बहुत ही छात्र के लिए ज़रूरी माना जाता है। यह हमारा दूसरा सोपान था। अब हम तीसरे सोपान के बारे में आपको बताएंगे कि तीसरा सोपान कौन सा है। तो इस प्रकार से हम दो सोपान आपको बताएं। अब तीसरा सोपान हमारा क्या है? मूल्यांकन है। मूल्यांकन के बारे में हम बताने जा रहे हैं आपको। मूल्यांकन सोपान है। इस विधि के अंतर्गत जो है तो मूल्यांकन यह तृतीय सोपान है। तो तृतीय सोपान के अंतर्गत जो है ये मूल्यांकन संबंधी है। इसमें छात्रों द्वारा किसी पाठ्यवस्तु के भाव को समझने के पश्चात मूल्यांकन किया जाता है तथा उस पर अपने
विचार प्रस्तुत किए जाते हैं। जैसे किसी गद्यांश या पद्यांश के पठन के पश्चात छात्रों के मुख से अनायास ही निकल पड़ता है कि कितनी सुंदर भाषा शैली है, एवं वाक्य या क्या अलंकारिक भाषा है। तो आदि इस प्रकार के वाक्य या शब्द मूल्यांकन की प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप ही निकलते हैं। इसके अंतर्गत पाठक द्वारा निम्नलिखित विचार प्रस्तुत किए जाते हैं, अर्थात मूल्यांकन के संदर्भ में निम्नलिखित क्रियाएं भी की जाती हैं। जैसे हम मूल्यांकन ये हो कोई छात्र है गद्यांश पद्यांश पढ़ रहा होता है कक्षा कक्ष में, तो उस समय क्या होता है कि छात्र जो है संगत विधि के साथ कक्षा कक्ष में पठन कर रहा होता है, तो उसमें से कोई उस चीज़ को कमेंट करता है कि आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, बहुत सुंदर शैली है, बहुत अच्छा भाषा है आपका। इस प्रकार से उनके पढ़ने के साथ साथ उनका जो है मूल्यांकन भी किया जाता है। इसके निम्नलिखित क्रियाएं हैं। तो निम्नलिखित क्रियाएं क्या क्या हैं इसके बारे में पाठ जैसे पाठ्य वस्तु के रुचिपूर्ण एवं उपयोगी लगने पर छात्र द्वारा उसको बार बार पढ़ने के लिए प्रेरित होना। जैसे प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर किसी कविता को छात्र बार बार पढ़ने के लिए शिक्षक से आग्रह करते हैं। फिर क्या पाठ्य वस्तु से आत्म आनंद की अनुभूति, पाठक द्वारा कविता या गद्य के विषय में चर्चा या परिचर्चा करना तथा शिक्षक से उसको पाठक द्वारा कविता या कहानी से विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछना। तो इस प्रकार से जो है विद्यालय में प्राथमिक स्तर पर और माध्यमिक स्तर पर ये क्रियाएं होती रहती हैं। जो चीज़ें छात्र को अच्छा लगता है या रुचिपूर्ण होता है उनके लिए, वो चीज़ें शिक्षक से बार बार कहते हैं कि आप इसको पढ़िए सर, ये बहुत अच्छा है, या ये कविता आपके मुंह से बहुत अच्छा लगता है, या इसका अर्थ आप बहुत अच्छे से समझा पाते हैं। तो उस प्रकार से छात्र उनसे बार बार उन्हें प्रेरित करते हैं उसको गद्यांश को या पद्यांश को पढ़ने के लिए, जिससे कि उनके मूल्यांकन में शिक्षक द्वारा या छात्र द्वारा जो मूल्यांकन होता है या उस कमेंट होता है, उस प्रकार से वह जो है उसका यही भाव निकल कर आता है कि वह छात्र यह चाहता है कि शिक्षक कोई भी या शिक्षक या छात्र जो भी चीज़ें गद्यांश पद्यांश को पढ़ रहे हैं उसको बार बार पढ़ने की या पुनः पढ़ने का प्रयास उन्हें करना चाहिए और इसका आनंद आत्मसात या आत्मानुभूति छात्र कर सकें। तो इस प्रकार से मूल्यांकन किया जाता है। चौथा सोपान हमारा है अनुप्रयोग। चौथा सोपान अनुप्रयोग है, ये तीसरा था, ये चौथा। अनुप्रयोग, तो अनुप्रयोग में क्या है, इस सोपान के अंतर्गत पाठक द्वारा पाठ्यवस्तु से ग्रहण की गई भाषाई सूचनाओं, भाषाई भावों एवं भाषाई कौशलों आदि का अपने जीवन में उपयोग प्रारंभ कर दिया जाता है। जैसे छात्र अपनी अभिव्यक्ति में श्रृंगार रस को प्रधानता दे रहा है, तो वह उन विभिन्न शब्दों एवं वाक्यों का प्रयोग अपनी श्रृंगारिक अभिव्यक्ति में करेगा जो कि उसने अनेक श्रृंगारित कविताओं से सीखे हैं। इस प्रकार इस सोपान में पाठक द्वारा सीखे गए भाषाई ज्ञान का उपयोग अपने व्यवहारिक जीवन में प्रारंभ कर दिया जाता है। अनुप्रयोग सोपान के अंतर्गत छात्रों द्वारा निम्नलिखित क्रियाएं संपन्न की जाती हैं जो कि उनकी अनुप्रयोग संबंधी क्षमताओं का प्रदर्शन भी करते हैं। जैसे कोई चीज़ अपने दैनिक जीवन में पढ़ते समय छात्र और शिक्षक प्रयोग करते हैं तो उसका अभ्यास करते हैं, चाहे गद्यांश हो पद्यांश हो, लेकिन फिर उसको जो है व्यवहारिक जीवन में उसका क्या करते हैं, अनुप्रयोग करते हैं। कविताओं के माध्यम से और जो है कहानी के माध्यम से उसको प्रयोग करके दूसरों के समक्ष इसको क्या करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। तो इस प्रकार से जो है गद्यांश और पद्यांश का प्रयोग करते हैं। इसके साथ साथ इसके निम्नलिखित इसके साथ क्रियाएं भी होती हैं। जैसे निम्नलिखित क्रियाएं क्या हैं,
इसके अंतर्गत छात्र साहित्यिक एवं सार्थक शब्दों एवं मुहावरों का प्रयोग अपनी मौखिक एवं लिखित अभिव्यक्ति में व्यापक रूप से करने लगते हैं, जिससे वह अपनी अभिव्यक्ति को सफल बनाते हैं। इस सोपान के अंतर्गत छात्रों द्वारा मानक भाषा का प्रयोग व्यवहार में किया जाता है। वह अपनी व्यवहारिक भाषा में से निरर्थक शब्द को हटाकर मानक भाषा के शब्दों को स्थान प्रदान करते हैं। छात्र अपने व्यवहार में भाषा विज्ञान संबंधी नियमों एवं सिद्धांतों का उपयोग करने लगते हैं। इसके माध्यम से ही छात्र की मौखिक एवं लिखित भाषा परिमार्जित होती है। इस सोपान में छात्रों द्वारा मौखिक एवं लिखित अभिव्यक्ति के समक्ष सरल एवं बोधगम्य शैली का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि प्रस्तुतिकरण को भूल न जाए। इस भाव को वह उनके अंदर जो है ग्रहण कर लिया जाता है या कर दिया जाता है। इस प्रकार से अनुप्रयोग का भी किया जाता है। तो ये पढ़ने और पठन की जो प्रक्रिया है, ये 4 प्रकार की प्रक्रिया को बताया गया है। 4 प्रकार की प्रक्रिया में 4 सोपान रखे गए हैं। पहला सोपान हमने बताया प्रत्याभिज्ञान है, दूसरा हमारा जो है अर्थ ग्रहण या अर्थ विधि है, और तीसरा मूल्यांकन है, और चौथा हमारा क्या है, अनुप्रयोग है। तो ये अगर 4 चीज़ों को, 4 सोपानों को अच्छे ढंग से छात्रों में शिक्षक द्वारा इस चीज़ का जो है समय समय पे कक्षा में प्रयोग किया जाए तो छात्र जो है किसी भी गद्यांश पद्यांश को बहुत अच्छे ढंग से ग्रहण कर सकते हैं, उसका आत्मसात करके किसी के समक्ष उसको अपने दैनिक जीवन में प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार से किसी भी पढ़ने या पढ़ाने की प्रक्रिया को हर शिक्षक को और छात्रों को ये सोपान आना चाहिए। इसी सोपान के आधार पे हमें पठन प्रक्रिया को प्रारंभ करना चाहिए, या शिक्षक को भी चाहिए और छात्रों को भी चाहिए। इस प्रकार अब हम पढ़ने की अवधारणा के बारे में बताएंगे। तो इस प्रकार अब हम आपको गहन पठन की अवधारणा के बारे में बताएंगे कि गहन पठन की अवधारणा क्या है, यह कैसे प्रयोग किया जाता है दैनिक जीवन में। तो गहन पठन भी एक महत्वपूर्ण विधा है। यह पठन के प्रकारों से ही संबंधित है। इसमें पाठक द्वारा विषय वस्तु का गहराई से अध्ययन किया जाता है। इसमें पठन करने वाला भाव के साथ पूर्ण तादात्म्य कर लेता है। गहन पठन को उच्च स्तरीय श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है, परंतु इसका अभ्यास छात्रों को प्राथमिक स्तर से ही कराया जा सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम ले लेते हैं कि एक छात्र किसी कहानी या घटना को पढ़ता है तथा पढ़ने के पश्चात यह जानने का भी प्रयास करता है कि कहानी का क्या उद्देश्य है तथा इसमें कौन कौन से सुधारात्मक पक्ष छुपे हुए हैं। वह गहनतम पठन की श्रेणी में आ जाता है। गहन पठन की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए जो है प्रोफेसर एस.के. दुबे ने लिखते हैं कि गहन पठन का आशय उस भावपूर्ण एवं निगमनता के साथ पठन से है जिसमें छात्र गद्यांश पद्यांश के उद्देश्य, सुधारात्मक पक्ष एवं कलात्मक पक्ष पर ध्यान देता है तथा इसके व्यवहारिक प्रयोग पर विचार करता है। तो इस प्रकार से कहा जाता है कि गहन पठन की जो अवधारणा होती है, वो अगर छात्र इस गहन पठन की अवधारणा को, कॉन्सेप्ट को समझ पाता है, तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब भी हम किसी घटना वस्तु के बारे में कोई जानकारी पूरी नहीं होती है, तब तक हम उस पर गहन अध्ययन नहीं किया जा सकता है। तो गहन अध्ययन करने के लिए हमें उसके जो है एक जो है स्थानों या घटनाओं के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, और उस घटना का जो है पूरे जानकारी के बाद हमें उसका उद्देश्य जानना चाहिए कि इसका उद्देश्य क्या है। जैसे कोई कहानी है तो कहानी पढ़ने के बाद हम तो पढ़ लिए, लेकिन छात्र को उसके उद्देश्य का मतलब नहीं है। कई ऐसे प्राथमिक स्तर पर कहानी जो लिखे गए हैं, जैसे सामाजिक व्यवस्थाओं को लेकर लिखा गया है, और नैतिक सदाचार बोर्ड के लिए लिखा गया है, या किसी प्रकार की जो है गरीबी अमीरी को लेकर लिखा गया है, वीर गाथाओं को लेकर लिखा गया है,
तो ऐसे ढेर सारी कहानियाँ लिखी गई हैं, लेकिन बच्चों को क्या हुआ कि प्राथमिक स्तर पर ऐसे पढ़ा कर छोड़ दिया। नहीं, पढ़ाने के बाद छात्रों को चाहिए कि शिक्षक को चाहिए कि छात्रों को उसे गहन अध्ययन करने के लिए समय देना चाहिए और उस पर गहन अध्ययन करके छात्र को ये भी बताना चाहिए कि इस कहानी का उद्देश्य क्या होगा और उद्देश्य के माध्यम से इस कहानी में कौन कौन से विधाएं हैं, कौन कौन से सुधारात्मक चीज़ें हैं जो हमारे जीवन को भी सुधारने में या सदुपयोग करने में हमको जो है मदद मिल सकती है। तो उस कहानी के माध्यम से ये सारी चीज़ें जो है गहन अध्ययन करके हमें अपने जीवन में या दैनिक जीवन में इसको हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से गहन अध्ययन की अवधारणा होती है। अब दूसरी चीज़ हम आपको जो है गहन अध्ययन की विशेषताएं भी होती हैं, कई विशेषताएं हैं गहन अध्ययन की। तो निम्नलिखित विशेषताएं अगर देखा जाए तो जैसे तार्किक हो गया, चिंतनशील पठन हो गया, विश्लेषण पठन हो गया, तो हम उसको जो है पूरे व्याख्या के साथ हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सी विशेषताएं हैं। ठीक, तो इस प्रकार से जो है गहन पठन की विशेषताएं हैं। तो गहन पठन की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। निम्नलिखित विशेषताओं में से पहली विशेषता हमारा है तार्किक पठन। तो तार्किक पठन में हम देखेंगे कि कैसे पठन किया जाता है। तो गहन पठन को तार्किक पठन के रूप में जाना जाता है। इसके अंतर्गत छात्र जब किसी वाक्य को पढ़ता है तो उसकी उपयोगिता एवं सार्थकता पर तर्कपूर्ण ढंग से विचार करता हुआ उसके अर्थ को समझने का प्रयास करता है। इस पठन में किसी भी वाक्य को सामान्य रूप से नहीं पढ़ा जाता है। इसमें किसी भी वाक्य को क्या होता है कि तार्किक में क्या होता है, किसी भी कहानी या नाटक जो भी हो, विधा हो, पढ़ रहे होते हैं छात्र, तो उसमें तार्किक रूप से ये सामान्य रूप से एक ही शब्द पर ध्यान नहीं दिया जाता है। जो मेन होता है, जो चीज़ें मेन होती हैं उस पर तर्क किया जाता है कि ये ऐसे कैसे कहानी की क्या उपयोगिता है, या जो सार्थक चीज़ें होती हैं उसमें उसी चीज़ों पर मतलब तर्क किया जा सकता है, या छात्र तर्क कर सकते हैं, शिक्षक तर्क कर सकते हैं। बाकी और चीज़ों को क्या करते हैं वह छोड़ देते हैं, जिससे कि उन्हें जो है उस पर कोई मैटर या कोई जो है व्याख्या नहीं बन पाता। तो उस प्रकार से जो है उसे क्या करते हैं, उस पर तर्क करने की ज़रूरत नहीं समझते हैं। तर्क उसी पे करना चाहते हैं जो उनके लिए सार्थक या उपयोगिता में हो या तर्कपूर्ण विचार हो, तो उसको समझने का प्रयास करें। तो इस ढंग से जो है तार्किक पठन किया जाता है। फिर आता है दूसरा हमारा क्या है, चिंतनशील पठन। चिंतनशील पठन जब पाठ को गद्यांश पद्यांश छात्र पढ़ रहे होते हैं या शिक्षक पढ़ते हैं कक्षा कक्ष में, या कहीं एकांत प्रिय वातावरण में छात्र पठन कर रहे होते हैं, तो उनमें चिंतनशील की जो है विशेषता देखी जाती है। क्योंकि पढ़ते समय छात्र को यह चाहिए कि जो कहानी नाटक हम पढ़ रहे हैं उस पर हम चिंतन कर सकें, उस पर पढ़ते समय उस पर हम चिंतन करें कि उसका उद्देश्य क्या है, या जो है वो स्वीकार किया जाता है कि इसमें पाठ्य वस्तु का पठन करने के उपरांत उस पर चिंतन किया जाता है। इसके उपरांत उनकी सार्थकता पर विचार करते हुए सुधार की संभावना हो सके। जैसे मान लीजिए कहानी में किसी प्रकार की त्रुटि है या कोई गलतियां पाई जा रही हैं, तो उस पर अगर हम चिंतनशील ढंग से पठन नहीं करते या छात्र नहीं करता है, तो उसमें वह त्रुटियों को नहीं पकड़ सकता या सार्थक रूप से उसको स्वीकार नहीं कर सकता। तो इसलिए चिंतनशील होकर छात्रों को पठन करना चाहिए। जो गहन पठन करता है वो उनके अंदर यह विशेषता पाई जाती है। तीसरा हमारा है विश्लेषणात्मक पठन। विश्लेषणात्मक पठन का मतलब होता है कि गहन पठन में वाक्यों में विभिन्न अर्थों को समझते हुए सार्थक एवं संदर्भित अर्थ तक पहुंचा जाता है। इसमें प्रत्येक संयुक्त शब्द एवं संयुक्त वाक्य का विश्लेषण करके इसका पठन किया जाता है, जिसका अर्थ यह होता है, जिसका अर्थ समझने पर किसी प्रकार की कठिनाइयाँ न हो, और क्योंकि उसमें जो भी चीज़ें सार्थक होंगी उसी चीज़ों को वो रखते हैं।
हम जैसे कोई कहानी किसी भी प्रकार के आप विधाओं को ले लेते हैं तो उस पर तर्क वितर्क करना, उस पर विश्लेषण करना, पढ़ने के बाद उसके बारे में क्या किया जाता है, विश्लेषण करके उसका सही अर्थ समझने के लिए छात्रों को प्रेरित करना चाहिए। और शिक्षक भी इस चीज़ के लिए किसी भी कहानी को विश्लेषणात्मक ढंग से अगर वह गहन अध्ययन कर रहा है तो उस पर विश्लेषण करके उसे पठन करना चाहिए। फिर आता है स्वप्रेरित पठन। देखो ये क्या है, गहन पठन कोई जो है शिक्षक द्वारा नहीं किया जाता है कि शिक्षक करे छात्र करे, नहीं, ये स्वप्रेरित होता है। अपने अंदर स्वयं की प्रेरणा उत्पन्न होती है जिससे कि यह पठन करने पर हम जो है बिल्कुल भाविक या भावात्मक ढंग से इस जो है पठन को करता है छात्र। इसमें क्या है कि स्वप्रेरित होकर अर्थात इसमें किसी बाह्य प्रेरणा की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें क्या होता है कि स्वयं जो है प्रेरित होना पड़ता है पठन करने के लिए। पांचवा हमारा है मानसिक क्रिया। मानसिक क्रिया के बारे में आपको बताना है। तो इस प्रकार से जो है मानसिक क्रिया ये भी जो है विशेषताओं में आता है। देखो पठन करते गहन पठन करने की विशेषताओं में मानसिक प्रक्रिया के सबसे मतलब जब हम पठन कर रहे होते हैं, छात्र पठन कर रहा होता है तो ये गहन पठन एक मानसिक प्रक्रिया है। क्या है? एक मानसिक प्रक्रिया है और इसमें पठनकर्ता पूर्ण मनोयोग के साथ पठन की क्रिया को पूर्ण करता है। जब किसी पाठक को किसी गद्यांश या पद्यांश के पक्ष में पूर्णतः रुचि का अनुभव होता है तथा वह गद्यांश पद्यांश के भाव को आत्मसात करता हुआ पढ़ता है तो यह समझ जाता है कि पठन की क्रिया गहनता के साथ संपन्न हो रही है। इस प्रकार पाठक मानसिक एवं शारीरिक रूप से पूर्ण संलग्न होकर जो है गहन पठन करता है। अब आता है आनंद की अनुभूति। आनंद की अनुभूति में क्या है कि गहन पठन के अंतर्गत पाठक को आनंद की अनुभूति होती है। वह जितनी एकाग्रता से पाठ्यवस्तु का पठन करता है उतनी ही उसको आनंद की अनुभूति होने लगता है। इस आनंद की अनुभूति के साथ ही पाठक पाठ्यवस्तु की गहराई को उतना जो है उतरता चला जाता है, उतना जो है गहराई से जो है उतरता चला जाता है और उसमें आनंद की रस जो है उसको प्राप्त होने लगती है और पूर्ण रूप से वह जो है गद्यांश पद्यांश में संलग्न होकर बाकायदे उसके एक एक अक्षरों का आनंद की अनुभूति करता है। फिर आता है उद्देश्य निष्ठ पठन। जब भी गहन पठन छात्र करता है तो इस प्रक्रिया में वह जो है उद्देश्य निष्ठ पठन होता है। इस गहन पठन में उद्देश्य निष्ठ पठन के रूप में जाना जाता है। इसका पाठक किसी उद्देश्य विशेष की पूर्ति हेतु पढ़ता है। जब पाठ्य वस्तु समाप्त हो जाती है तो किसी निश्चित उद्देश्य पर पहुंच जाता है। इसके साथ साथ वह पाठ्य वस्तु की सार्थकता और निरर्थकता संबंधी पक्षों पर विचार करने लगता है। जैसे जब वह गद्यांश पद्यांश को किसी प्रकार से जब पढ़ लेता है, गहन कर लेता है, आत्मसात करता है तो उसकी जो है सार्थकता क्या है, निरर्थकता क्या है, उसके बारे में वह एकाग्र चित्त होकर उसके बारे में पक्ष और विपक्ष के बारे में जो है बात करता है। तो इस प्रकार से उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट होता है गहन पठन उच्च स्तरीय पठन की श्रेणी में आता है जिसमें किसी छात्र के एक परिपक्व पठनकर्ता की दृष्टि से पाठ्यवस्तु का पठन करता है तथा सार्थक निष्कर्ष तक पहुंचने का प्रयास करता है। इस कार्य में वह विभिन्न मानसिक क्रियाओं को संपन्न करता है, जैसे चिंतन, मनन, संश्लेषण, विश्लेषण आदि क्रियाओं को जो है इसके माध्यम से जो है संपन्न करता है। तो इस प्रकार से जो है गहन पठन की विशेषताएं हैं। गहन पठन की कितनी विशेषताएं हमने बताया आपको, 7 विशेषताएं हैं। पहली विशेषता में आपका जो है तार्किक पठन हो गया, चिंतनशील पठन हो गया, स्वप्रेरित पठन हो गया और मानसिक हो गया, विश्लेषणात्मक हो गया, आनंद की अनुभूति, उद्देश्य निष्ठ की पठन। तो ये आपकी जो है गहन पठन की विशेषताएं हैं। उस प्रकार से जो है अब
गहन पठन का महत्व एवं उपयोगिता के बारे में हम आपको बताएंगे। गहन पठन का क्या महत्व है या यह जीवन में किस प्रकार से उपयोग किया जाता है। देखिए, गहन पठन का महत्व यह है, गहन पठन की आवश्यकता एवं महत्व कारण ही एक शिक्षक को प्रशिक्षण काल में इसका ज्ञान कराया जाता है। इसका ज्ञान कराया जाता है। गहन पठन की उपयोगिता एवं महत्व को निम्नलिखित रूप से जो है स्पष्ट किया गया है या उसके बारे में बताया गया है कि गहन पठन क्या है, इसके महत्व के बारे में। जैसे गहन पठन के माध्यम से छात्रों को जो है उसके रुचिपूर्ण गद्यांश हो या पद्यांश हो, तो उसके भावों को समझने के लिए या उसकी प्रवृत्ति के विकास के लिए गहन पठन कराया जाता है। दूसरी चीज़ यह है, गहन पठन के माध्यम से छात्रों में तर्क चिंतन का जो है विकास होता है। ये गहन पठन से छात्रों में बहुत सारी चीज़ों का जो है विकास होता है, जिससे कि आगे चलकर उनके लिखने पढ़ने या शुद्ध वाक्यों का दैनिक जीवन में प्रयोग करने का विशेष रूप से महत्व और उपयोगिता होती है। तो इस प्रकार हम जो है देख सकते हैं कि गहन पठन के माध्यम से छात्रों में पाठ्यवस्तु में छुपी शिक्षा एवं उद्देश्य को आत्मसात करने की उपयोगिता को की जाती है, और जिससे कि छात्र और उसके साथ साथ जो है उनके हर उद्देश्य के या उपयोग को अपने जीवन में जो है प्रयोग कर सकें। तो इस प्रकार से जो है गहन पठन की उपयोगिता आपके जीवन में या छात्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और ये गहन पठन होना भी ज़रूरी है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जो है व्यापक पठन के अवधारणा के बारे में बताएंगे कि व्यापक पठन क्या है। ये तो गहन पठन था, बिल्कुल आत्मसात होकर, एकाग्र होकर, चिंतनशील होकर और तार्किक रूप से किसी कहानी या गद्यांश पद्यांश पर एकाग्र ध्यान करके हमें यह पठन किया जाता है। यह हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी और महत्वपूर्ण है, जिससे कि हम कहीं भी रहेंगे तो हमें इस चीज़ का प्रयोग करने में किसी भी प्रकार की सार्थक और निरर्थकता में परेशानी नहीं उत्पन्न होगी छात्रों को। इसलिए गहन पठन की आवश्यकता हर व्यक्ति को, हर छात्र को ज़रूरी है। तो आज इतना ही। अगले वीडियो में व्यापक पठन की अवधारणा को हम बताएंगे आपको। धन्यवाद।